दिन ढल चुका था। 75 वर्षीय उमा देवी पानी लेने अपने कमरे से बाहर निकली। रसोई की ओर मुड़ी तभी एक आवाज उनके कानों से टकराई और उनके दिल की धड़कन जैसे थम सी गई। उनका चेहरा भाव शून्य हो गया। जैसे जैसे वो कमरे के पास आ रही थीं, आवाज साफ सुनाई देने लगी थी। उनके चेहरे का रंग उड़ रहा था। उन्हें लगा जैसे किसी ने पिघला शीशा कानों में डाल दिया हो। पानी की प्यास कब गायब हो गई उन्हें याद नहीं। उनकी भारी कदम वापस उनके कमरे की ओर मुड़ गए। उनकी आंखें पत्थर सी जड़ थीं, पर चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। क्या हुआ उमा? पानी लेने गई थी ना? बिना लाए वापस क्यों आ गई? उनके पति बाबूलाल जी ने पूछा, लेकिन उमा देवी चुप रहीं। बिस्तर पर बैठ गईं, बिल्कुल बेजान। उनकी खामोशी असहज कर देने वाली थी। अरे उमा, बात क्या है? तबीयत ठीक है ना? बाबूलाल जी अब चिंतित हो उठे। उमा जी बिल्कुल खामोश थीं, बस आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। कुछ पल बीते, फिर उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मुझे नहीं जाना उस बूचड़ खाने में। बाबूलाल जी सकते में आ गए थे। ये तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? किस बूचड़ खाने की बात कर रही हो? और हम क्यों जाएंगे वहां? उमा देवी ने सिर उठाया। उनकी आंखें लाल थीं, जैसे सारी दुनिया का दर्द उनमें समा गया हो। कांपते होठों से उन्होंने कहा, अंजना फोन पर बात कर रही थी किसी के साथ। मैंने सब सुन लिया। कहते हुए उमा जी ने सारी बात बताई। दरअसल पास वाला कमरा उमा जी और बाबूलाल जी के बड़े बेटे बहू अंजना और राहुल का था। राहुल उस समय घर पर नहीं था और अंजना अपनी सहेली विन्नी से वीडियो कॉल पर बातें कर रही थी। उसकी आवाज हल्की थी, पर घर में सन्नाटा होने के कारण बाहर तक सुनाई दे रही थी। यार विन्नी, तुझसे क्या छुपाऊं? दिन भर खपती रहती हूँ। सुबह से लेकर शाम तक एक पल की फुर्सत नहीं। पूरा दिन भाग दौड़ में निकल जाता है। बच्चों के काम, स्कूल, ट्यूशन, घर का काम और ढेर सारी जिम्मेदारियां। बाहर निकलने की फुर्सत किसे है? और अब तो माँ बाबूजी की तबीयत भी रोज बिगड़ती जा रही है। दूसरी तरफ से विन्नी की आवाज आई, समझ सकती हूँ मैं अंजना, लेकिन तेरे देवर देवरानी भी तो है ना। क्या वे लोग कुछ नहीं करते? आखिर ये उनके माता पिता भी हैं। अंजना ने एक ठंडी सांस ली। अरे कहाँ यार, वो लोग तो बिल्कुल कन्नी काट गए हैं। सुनील और सोनिया उन्हें रखना तो दूर, उनसे मिलने तक भी नहीं आते। जब भी बात होती है कोई ना कोई बहाना बना देते हैं। मैं तो अब थक गई हूँ। इतने सालों से हम ही सब देख रहे हैं, उनका क्या कोई फर्ज नहीं? विन्नी ने तुरंत जवाब दिया, ये तो बहुत गलत बात है अंजना। हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं होता। मेरे सास ससुर को तीनों भाई मिलकर रखते हैं, 4-4 महीने बराबर से सबके यहाँ, इसलिए किसी को बोझ नहीं लगता। सब में बराबर जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तुम लोग भी तो ऐसा कर सकते हो। अंजना चुप हो गई। कुछ पल के बाद उसने कहा, तेरा आइडिया तो अच्छा है। सही कह रही है तू। वैसे भी अब तो महंगाई भी इतनी हो गई है कि बचत तो दूर, खर्च निकालना भी मुश्किल होने लगा है। तो फिर बात कर ना अपने पति से। राहुल समझदार है, मान जाएगा। माता पिता की जिम्मेदारी दोनों बेटों की होती है, दोनों उठाएं। अकेली तुम क्यों? अंजना ने गहरी सांस ली। ठीक कहती है तू, आज रात को ही बात करूंगी उनसे। सास ससुर के लिए आखिर छोटे बेटे बहू का भी कुछ फर्ज है या नहीं? जब उमा जी ने ये सारी बात अपने पति बाबूलाल जी को बताई तो उनके मन में गुस्सा, दुख और हैरानी एक साथ पनप उठे। क्या अंजना ने ऐसा कहा? मेरी बहू, मेरी बेटी जैसी अंजना ने? दिल थक से रह गया बाबूलाल जी का। ये वही बहू थी जो हर सुबह उनके लिए गर्म पानी लाकर देती थी, घुटनों पर तेल की मालिश करती थी, सासू माँ के लिए स्पेशल अदरक वाली चाय बनाकर देती थी,
और ससुर जी की जरूरत के हिसाब से बिना मिर्च मसाले का खाना बनाती थी। आज वही बहू उन्हें जिम्मेदारी और बोझ के तराजू पर तौल रही थी। उमा देवी कुछ नहीं बोली। वो ऐसी ही थी, थोड़ा कम बोलती थी, लेकिन जो महसूस करती थी उसे चुपचाप अपनी डायरी के पन्नों पर उतार देती थी। वो पन्ने सालों से उनके मन की आवाज बनते आ रहे थे। वो बिस्तर पर बैठी फिर काफी देर तक कुछ लिखती रही। अगली सुबह हुई तो घर में रोज की तरह हलचल शुरू हो गई, लेकिन हर रोज सुबह 5 बजे उठने वाली उमा देवी की आंखें आज 7 बजे तक भी उनींदी थीं। रात भर उनके मन में चल रही बातों ने नींद को नजदीक ही नहीं आने दिया था। किचन से छन छन कर आवाजें आ रही थीं। गैस की सीटी, चाय की खुशबू, बीच बीच में राहुल और अंजना की बातें और बच्चों की वही रोज की तकरार। गुड्डू अपने कमरे से बाहर निकला और ऊंची आवाज में बोला, मम्मी, ये परी की बच्ची मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब करती है। खुद तो पढ़ती नहीं, बस मुझे परेशान करती रहती है। परी तुरंत पीछे से आ धमकी, मम्मी झूठ बोल रहा है ये, मेरे बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, यही मुझे चैन से पढ़ने नहीं देता। दोनों भाई बहन की बातों में गर्मी पड़ने लगी थी। अंजना ने बीच में ही टोकते हुए कहा, बस करो तुम दोनों, सुबह सुबह शुरू हो जाते हो। ये घर है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। फिर वो राहुल की तरफ मुड़ी जो अखबार पढ़ रहा था। सुनिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। राहुल ने अखबार नीचे रखा। क्या हुआ? अंजना ने कहा, मैं सोच रही थी क्यों ना माँ बाबूजी को सुनील और सोनिया के पास भेज दें। राहुल एक पल के लिए चुप रह गया, फिर आंखें उसकी ओर उठाईं। क्या? अंजना ने कहा, अब देखिए ना, 3 कमरों का घर है, बच्चों की पढ़ाई बढ़ रही है, गुड्डू और परी दोनों को अब अलग अलग कमरा चाहिए। माँ बाबूजी को वहां भेज देंगे तो घर भी थोड़ा खुला लगेगा और बच्चों को भी स्पेस मिल जाएगा। परी की तो बोर्ड की परीक्षा है। राहुल का चेहरा एक पल में सख्त हो गया। अंजना, कैसी बात कर रही हो तुम? अंजना झल्ला गई। मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, इतने साल हो गए, कभी सुनील ने कहा कि माँ बाबूजी को उसके पास भेज दो। 2 साल पहले दोनों एक बार गए थे उसके घर, 1 महीना भी नहीं रख पाए थे वो लोग। 1 महीने से पहले ही वापस भेज दिया था इन्हें। राहुल अब उठ खड़ा हुआ, उसकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। मेरी बात कान खोल कर सुन लो अंजना, मैं माँ बाबूजी को कहीं नहीं भेजने वाला। तुम नाश्ता बनाओ, मैं नहा कर आता हूँ। अंजना कुछ पल खड़ी रही, जैसे उम्मीद अभी बाकी हो, लेकिन वो नहाने चला गया था। उसके जाते ही अंजना ने अपना गुस्सा निकालते हुए थाली जोर से सिंक में फेंक दी। बच्चों की बहस अब थम चुकी थी। कुछ देर बाद गुड्डू अपने कॉलेज के लिए निकल गया और परी स्कूल की वैन में चढ़ गई। अंजना चुपचाप रसोई में नाश्ते की प्लेट रख रही थी। राहुल ने नाश्ता किया, लेकिन दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी पसरी रही। राहुल ने अंजना से सुबह की बहस का कोई जिक्र नहीं किया, पर अंजना का चेहरा साफ बता रहा था कि बात वहीं अटकी हुई है और वो अब कोई समझौता नहीं करने वाली। उसका मन उखड़ा हुआ था। राहुल आखिर मेरी बात समझते क्यों नहीं? क्यों हर बार वही बात दोहराते हैं? मन ही मन वो बड़बड़ाई जा रही थी। सुनील का अच्छा खासा बिजनेस है, खुद की गाड़ी, बड़ा घर, नौकर भी हैं, फिर भी बाबूजी सिर्फ हमारे ही सिर क्यों? वो सोचती रही, अगर वो रख लें तो हमें भी थोड़ी राहत मिल जाए। लेकिन नहीं, राहुल को तो आदर्श बेटे का सर्टिफिकेट चाहिए ना। रात हुई, घर में सामान्य चहल पहल लौट आई थी। राहुल ऑफिस से लौटा तो अंजना ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। राहुल चौंका, इतने पैसे किस लिए? मेरी चचेरी बहन सीमा की शादी है अगले महीने, भूल गए क्या? बच्चों के लिए कपड़े लाने हैं, खुद के लिए भी कुछ लेना है, घर वालों की नजर में भी तो कुछ इज्जत रखनी है ना। अंजना ने कहा, लेकिन राहुल परेशान हो गया। अंजना, तुम भी तो जानती हो महीने के आखिरी दिन चल रहे हैं, अभी एक एक्स्ट्रा खर्चा निकालना बहुत मुश्किल है। माँ की दवाइयाँ परसों लाया था और बाबूजी को 1-2 दिन में हड्डियों के डॉक्टर के पास ले जाना है। अभी तो ये सब देख लें, फिर शादी के खर्चों की बात करेंगे। अंजना का चेहरा तमतमा उठा।
बस यही सुनना बाकी था। तुम्हें तो माँ बाबूजी के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं। हम तो जैसे तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं। कितनी बार कहा, अगर उन्हें सुनील के पास भेज दोगे तो सारी परेशानी हल हो जाएगी। उनके पास पैसों की कमी थोड़ी है, थोड़ा सा खर्च कर देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। हमारे तो अपने खर्चे भी नहीं निकलते। परी की फीस, गुड्डू की पढ़ाई, आगे तो ये सब और बढ़ेगा। एक काम करो ना, अगर नौकरी से गुजारा नहीं होता तो कोई बिजनेस शुरू कर लो। बिजनेस चलाना आसान नहीं है अंजना। जितने पैसे आ रहे हैं उनसे भी हाथ धो बैठेंगे, और क्या पता 1-2 महीनों में प्रमोशन मिल जाए, फिर सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। राहुल ने कहा, हाँ, मिल गया तुम्हें प्रमोशन और हो गई हमारी सारी तकलीफें दूर। पिछले 3 सालों से यही सब सुनती आ रही हूँ। अंजना ने तंज कसा। तभी परी कमरे में आई। पापा, कल मुझे कंप्यूटर कोर्स की फीस जमा करवानी है। पहले ही 1 महीना लेट हो गया, प्लीज अब तो करवा दो। राहुल ने सिर पकड़ लिया। अरे परी, कहाँ से लाऊं इतने पैसे? घर के खर्चे में ही सब निकल जाता है। माँ बाबूजी की दवाइयाँ, डॉक्टर, अब तुम्हारी फीस भी। मैं तो एक ही आदमी हूँ, कितना संभालूं? परी का चेहरा उतर गया। अंजना का गुस्सा अब उफान पर था। हाँ, बस यही करो, माँ बाबूजी का रोना रोते रहो। हम तो जैसे तुम्हारे कुछ लगते ही नहीं। अगर उन्हें सुनील के पास भेज दो तो आधा बोझ खुद ब खुद हल्का हो जाएगा। राहुल ने गुस्से में देखा। अंजना, ये कोई तरीका है बात करने का? तो क्या करूं? अंजना बोली। हर बार एक ही कहानी, माँ के लिए दवा, बाबूजी के लिए डॉक्टर, और हमारी जरूरतें, बच्चों की पढ़ाई, उसका क्या? मेरी भी तो कोई जिंदगी है राहुल, या मैं सिर्फ सेवा के लिए बनी हूँ? राहुल चुप हो गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। अंजना की बातें उसके मन में चुप रही थीं। सच तो है, वो मन ही मन सोचने लगा, मैं भी कितना खींचूं? घर का खर्चा मेरे ही कंधों पर तो है। सुनील तो जैसे सब भूल ही गया है। क्या वो इतना बेपरवाह हो गया है कि अपने माँ बाप भी नहीं दिखते? उसका दिल भारी हो चला। करवट बदलते हुए किसी तरह रात कटी। सुबह का उजाला घर में फैल चुका था, लेकिन राहुल के मन में अब भी रात की उलझनें बरकरार थीं। कुछ सोचकर राहुल ने जेब से फोन निकाला और सुनील का नंबर डायल किया। फोन की घंटी बजी। 1 बार, 2 बार, और फिर सुनील की आवाज आई। हाँ भैया, सब ठीक? राहुल ने जबरन हल्की मुस्कान चेहरे पर ओढ़ी। सब ठीक है सुनील, तुम बताओ कैसे चल रहा है कामकाज? बस भैया, वही भाग दौड़। आजकल थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ, एक प्रोजेक्ट हाथ में है। अच्छा। राहुल कुछ पल चुप रहा और फिर बात को मोड़ा। सुनील, दरअसल माँ बाबूजी की बात करनी थी। अंजना पास में खड़ी थी, चाय का प्याला थामे, हर शब्द को ध्यान से सुन रही थी, लेकिन फोन के दूसरी तरफ चुप्पी छा गई थी। फिर राहुल ने स्वर को सामान्य रखते हुए कहा, माँ कई बार तुम्हारा नाम लेती रहती हैं। बाबूजी भी कहते रहते हैं कि सुनील की आवाज़ सुने कितने दिन हो गए। और देखो ना, अंजना के मायके में शादी भी है, हमें जाना पड़ेगा। ऐसे में अगर तुम उन्हें अपने पास रख लो तो हम निश्चिंत होकर जा पाएंगे और उन्हें भी अच्छा लगेगा। तुम्हारा घर भी बड़ा है, खुला है, तो थोड़ा बदलाव भी हो जाएगा उनके लिए। सुनील ने बात सुनी, पर जवाब थोड़ा सोच कर दिया। भैया देखो, मैं तो बिल्कुल मना नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि हमारा नौकर संजू गांव गया हुआ है। अकेले सोनिया से तो देखभाल नहीं हो पाएगी माँ बाबूजी की। उन्हें दवा, खाना पीना सब कुछ टाइम पर चाहिए होता है। राहुल ने कुछ कहना चाहा, लेकिन सुनील ने बात पूरी की। बस 3-4 दिन की बात है भैया। संजू जब गांव से वापस आ जाएगा तब आप माँ बाबूजी को हमारे घर लेकर आ जाना। मैं उन्हें लेने नहीं आ पाऊंगा भैया, बिजनेस में इतना टाइम ही नहीं मिल रहा। तो ठीक है, मुझे बता देना, मैं छोड़ जाऊंगा माँ बाबूजी को। हाँ भैया, वही ठीक रहेगा। फिर मैं निकलता हूँ, एक क्लाइंट का कॉल है। और फोन कट गया। फोन कटते ही अंजना कमरे में आई। चेहरे पर एक संतुष्टि थी, जैसे कोई इंतजार खत्म हुआ हो। क्या कहा सुनील ने? उसने पूछा। अभी नौकर नहीं है उनके पास, 3-4 दिन में आ जाएगा तो मैं उन्हें छोड़ आऊंगा।
राहुल ने जवाब दिया। अंजना के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई। देखा, मैंने कहा था ना, सुनील मान जाएगा। उधर परी और गुड्डू पास के कमरे में बैठे सुन रहे थे। गुड्डू ने हवा में हाथ उछालते हुए कहा, यस, अब मिलेगा मुझे पूरा कमरा। परी ने हंसते हुए उसका मुंह दबाया। चुप कर पागल, कोई सुन लेगा। फिर रुककर परी ने दीवार पर टिके अपने टाइम टेबल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोली, अब तो मैं अच्छे से पढ़ पाऊंगी। दादू दादी के जाने के बाद शांति से पूरा ध्यान लगा पाऊंगी पढ़ाई में, और जब तक वो वापस आएंगे तब तक मेरे बोर्ड एग्जाम भी समाप्त हो चुके होंगे। गुड्डू बेफिक्री से हंसा। और अब ना कोई टीवी कम आवाज में देखने की पाबंदी, ना कोई जल्दी सोने का झंझट। दोनों बच्चे हंसते बतियाते कमरे से बाहर निकले। तभी एकाएक उनकी माँ अंजना की आवाज उनके कानों से टकराई। वो राहुल से बात कर रही थी। जब तुम माँ बाबूजी को सुनील के घर छोड़कर आओगे तो दोबारा उन्हें वापस लाने का नाम मत लेना। इतने साल हमने उनकी जिम्मेदारी उठाई है और अब बारी उनकी है। सुनील और सोनिया को ही उन्हें रखने देना। परी और गुड्डू ठिठक गए। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे कोई बिजली का झटका लगा हो। हमेशा के लिए? दादू दादी हमेशा के लिए वहां रहेंगे? गुड्डू ने फुसफुसाते हुए कहा। परी का चेहरा भी मुरझा गया। लेकिन दादू दादी को तो वहां बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका मन नहीं लगेगा वहां। मुझे याद है पिछली बार जब वो गए थे तो मुझे बता रहे थे कि वहां सब कुछ अजनबी लगता है, कोई बात नहीं करता, दिल घबरा जाता है वहां जाने के नाम से ही। अब दोनों बच्चों के चेहरों की चमक कहीं गायब हो चुकी थी। दादू दादी के बारे में सोचकर उनका दिल बैठा जा रहा था। उधर राहुल माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ा। उसके मन पर जैसे कोई भारी पत्थर रखा महसूस हो रहा था। उसे पता था कि ये बात माँ बाबूजी को चुभेगी, लेकिन वो भी मजबूर था। अंदर से उमा देवी की खांसने की आवाज आ रही थी। उसने दरवाजा खटखटाया। बाबूलाल जी बोले, आजा बेटा, दरवाजा खुला है। राहुल ने कमरे में दाखिल होते ही रोज की तरह मुस्कुराने की कोशिश की। पहले कुछ औपचारिक बातें की। माँ, तबीयत कैसी है? दवाइयाँ समय पर ली है ना? उमा देवी ने हल्का सा सिर हिलाया। हाँ बेटा, सब ठीक है। राहुल ने एक गहरी सांस ली। उसका गला सूख रहा था, लेकिन बात को टालना अब मुमकिन नहीं था। माँ, मैं सुनील से बात कर रहा था। वो चाहता है कि आप दोनों कुछ दिन उसके साथ रहें। मैंने कहा कि ठीक है, 2-3 दिन में आपको वहां छोड़ आऊंगा। कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया। ऐसा लगा जैसे वक्त कुछ पल को वहीं रुक गया हो। बाबूलाल जी ने चश्मा उतारा और उसे साफ करते हुए पूछा, तो कितने दिनों के लिए भेज रहे हो बेटा? राहुल ने नजरें चुराते हुए कहा, 2-3 दिन में छोड़ आऊंगा, फिर जैसे वक्त रहेगा वैसे देखेंगे। उमा देवी कुछ बोलना चाहती थी, मगर स्वर गले में अटक गया। आंखों में पानी भर आया, लेकिन उन्होंने झट से उसे आंचल से पोंछ लिया। ठीक है बेटा, उन्होंने बस इतना कहा। राहुल ने जबरन एक फीकी मुस्कान ओढ़ी और बोला, आप लोग चिंता मत करो, सुनील के घर आराम रहेगा और नौकर भी तो है वहां। लेकिन दोनों बुजुर्ग चुप थे। राहुल को उनकी खामोशी असहज कर रही थी। आखिरकार वो उठा और धीरे से बोला, मैं थोड़ा काम निपटा लूं, फिर आता हूँ, और कमरे से बाहर निकल गया। उमा देवी और बाबूलाल जी के मन में तूफान था, लेकिन चेहरा बिल्कुल शांत। शायद यही उम्र का हुनर होता है। भीतर बेशक सब जलकर राख हो जाए, पर चेहरे की खामोशी से आभास तक नहीं होता। वो बस कुछ देर उस जगह को देखते रहे जहां दीवार पर एक तस्वीर टंगी थी, एक पुरानी पारिवारिक फोटो। दोनों बेटे मुस्कुराते हुए दाएं बाएं खड़े थे। दोनों बहुएं एक दूसरे से सटी खड़ी थीं और वो दोनों बुजुर्ग बीच में। अब वही तस्वीर उन्हें अजनबी लग रही थी। थोड़ी देर बाद बाबूलाल जी ने धीमे स्वर में कहा, हुमा, गलती किसी की नहीं है, शायद वक्त ही ऐसा आ गया है। बच्चों की भी अपनी मजबूरी है। उसी शाम अंजना ने माँ बाबूजी की पसंद का खाना बनाया।
उमा देवी को पसंद थी मूंग की दाल और बाजरे की रोटी, और बाबूलाल जी के लिए आलू गोभी की सूखी सब्जी और खीर। वैसे तो अंजना हमेशा उनकी पसंद का ख्याल रखती थी, लेकिन आज उसका ध्यान कुछ ज्यादा ही था। शायद मन ही मन उसे लग रहा था कि सुनील के घर जाने के बाद उन्हें ये सब शायद ना मिले। अंजना का स्वभाव बुरा नहीं था, लेकिन वक्त और परिस्थितियों ने उसे थोड़ा स्वार्थी बना दिया था। सोनिया के स्वभाव से भी वो काफी हद तक वाकिफ थी, इसलिए अंजना ने सोचा कि जब तक वो दोनों यहाँ हैं, उनकी पसंद का ही खाना बनाएगी। जब उमा देवी और बाबूलाल जी खाना खाने बैठे तो उनकी पसंदीदा चीजें देखकर उनके मन में एक अजीब सा विचार कौंधा। जैसे बकरे को हलाल करने से पहले उसे अच्छे से खिलाया पिलाया जाता है, क्या हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है? बाबूलाल जी ने खाना देखा और पूछ बैठे, अंजना बेटी, इतना कुछ क्यों बनाया? अंजना ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, बस बाबूजी, मन हुआ, आप खाइए ना, मैंने आपके लिए खास बनाया है। लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सा अपराध बोध था, जो वो छिपाने की कोशिश कर रही थी। अगले 2 दिन जैसे हवा के झोंके में उड़ गए। अंजना ने माँ बाबूजी का सामान पैक करना शुरू कर दिया। आखिरकार वो दिन आ गया जब उमा देवी और बाबूलाल जी को अपने छोटे बेटे सुनील के घर जाना था। सुबह की धूप आंगन में पसरी हुई थी। घर के भीतर हलचल थी। आंगन के एक कोने में माँ बाबूजी के बैग रख दिए गए थे। बस थोड़ा सा सामान बाकी था, जो अंजना अभी उनके कमरे से लाने वाली थी। टैक्सी थोड़ी ही देर में आने वाली थी। राहुल ने टैक्सी वाले को फोन लगाया, लेकिन वो बोला, भाई साहब, अभी थोड़ी देर लग जाएगी, टैक्सी रास्ते में खराब हो गई थी, रिपेयर करवा रहा हूँ। आंगन में आकर बैठे उमा देवी और बाबूलाल जी की आंखें बार बार उनके बेटे की ओर देख रही थीं। शायद इंतजार कर रही थी किसी और फैसले का। इधर परी फिर एक बार अपनी माँ के पास आकर गिड़गिड़ाई, मम्मी, मेरी कोचिंग सेंटर की फीस, प्लीज कुछ कीजिए ना। अंजना ने अपनी बेटी को देखा, आंखें भर आईं। बेटा, अभी टाइम नहीं है, पापा से बात कर लेना। बस इतना कहकर वो तेजी से माँ बाबूजी के कमरे की ओर बढ़ गई। अंजना कमरे में दाखिल हुई। उसकी नजरें चारों ओर घूमी। उसने एक गहरी सांस ली और बाकी के 2 बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी उसकी नजर उस छोटे से बैग पर पड़ी जिसमें माँ बाबूजी अपनी पेंशन के पैसे रखते थे। वो ठिठकी, 2 दिन पहले ही तो उनकी पेंशन आई थी, पैसे तो इसमें पड़े होंगे। उसने मन ही मन सोचा। अभी परी रो रही थी कोचिंग की फीस के लिए, ले लूं क्या? मन में विचार कौंधा। वहां सुनील के घर में माँ बाबूजी को पैसों की क्या जरूरत पड़ेगी? उसने चारों ओर देखा, कोई नहीं था। माथा पसीने से तर था। हे भगवान, माफ कर देना, मुझे मालूम है ये पाप है, लेकिन आप तो सब जानते हो, बच्चों की पढ़ाई का सवाल है। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उसने बैग की जिप खोली। तभी बैग से कुछ फिसला और जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या है? सोचते हुए उसने हाथ बढ़ाया। उमा देवी की डायरी थी। वो अपने आप बीच में से खुल गई और एक पन्ना अंजना की आंखों के सामने था। उसकी नजर उस पर ठहर गई। उस पन्ने पर लिखा था, मेरे जीवन के वो मुश्किल पल। पढ़ते ही अंजना के चेहरे पर सवाल तैरने लगे। ये क्या है? वो बुदबुदाई। उसने डायरी को उठाया, पलटा, देखा, लिखावट माँ जी की ही थी, पर ये डायरी तो उसने कभी देखी ही नहीं थी। उनकी असली डायरी तो भूरे रंग की थी, वही जिसे वो अक्सर सिरहाने रखती थी, जिसमें वो कभी भजन लिखा करती थी तो कभी जो जी में आए वो। तो ये दूसरी है, ये तो मैंने कभी देखी ही नहीं। अंजना का मन डायरी को बंद करने को कह रहा था। किसी की निजी बातें पढ़नी तो नहीं चाहिए, उसने सोचा, लेकिन उसकी आंखें उन शब्दों पर अटक गईं। मन उलझन और जिज्ञासा के बीच झूल रहा था। माँ जी के जीवन में ऐसे कौन से अनुभव हैं जिनका जिक्र इसमें किया गया है? उसने सोचा। उसका गला सूखने लगा था। कमरे में सन्नाटा था।
सिर्फ आंगन से परी और गुड्डू की धीमी धीमी बातें सुनाई दे रही थीं। उसने धीरे से पन्ना पलटा और जैसे ही उसकी नजर अगले शब्दों पर पड़ी, उसका दिल थक रह गया। तारीख थी 2 साल पहले की। आज हमें अपने छोटे बेटे सुनील के घर आए 1 हफ्ता हो चला है। शुरू शुरू में सब कुछ कितना अच्छा था। सोनिया ने हमारा पूरा ख्याल रखा, सब कुछ हमारी सेहत के हिसाब से ही बनवाती। सुनील भी बच्चों को लेकर रोज कमरे में आता, हंसता बतियाता, हमारी पसंद नापसंद के बारे में सोनिया को बताता। नौकर संजू को भी सख्त हिदायत थी कि माँ बाबूजी की हर ज़रूरत पूरी हो। संजू इतना फुर्तीला था, हम कुछ कहते और वो दौड़ कर काम कर देता। टेलीविज़न पर मेरी कथा या प्रवचन का समय होता तो फट से चला देता। इतना अच्छा लगता था वहाँ, एक सुकून सा उतर आया था दिल में। लेकिन ये सब बस 1 हफ्ते तक ही रहा। अब सब बदल गया है। सुनील का आना पहले कम हुआ, फिर बंद हो गया। बुलाते तो खींच कर जवाब देता। कुछ ज़रूरी काम है माँ, कुछ कहना हो तो सोनिया को बता दो। लेकिन सोनिया भी अब हमसे कोई मतलब नहीं रखती थी। 3 वक्त का खाना हमारे पास पहुंच जाता। कभी वो खुद लाती तो कभी संजू के हाथ भिजवाती। लेकिन उसकी आंखों में अब वो गर्मजोशी गायब थी जो पहले थी। हमें जो कमरा दिया गया था वो मेहमानों वाला था, घर से थोड़ा कटा हुआ। हाँ, हम अनचाहे मेहमान ही बन गए थे वहाँ। अब हम किसी ज़रूरत के लिए आवाज़ लगाते तो संजू भी सुनकर अनसुना कर देता। उसका भी क्या कसूर, वो देख रहा था जब मालिक मालकिन ही माँ बाप की फिक्र नहीं करते, उल्टे उनकी आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर देते हैं या फिर चिढ़ जाते हैं, तो उसे क्या ज़रूरत थी हमारा ख्याल रखने की। पढ़ते पढ़ते अंजना का मन अपराध बोध से भरने लगा। वो आगे पढ़ने लगी, तभी बाहर से आवाज़ आई, अंजना, माँ बाबूजी की दवा का समय हो गया है, पानी लाना तो। जी अभी लाई, अंजना ने जवाब दिया और दौड़कर पानी ले आई। जब अंजना पानी लेकर उनके पास गई तो उसने ध्यान से अपने सास ससुर की ओर देखा। दोनों के चेहरों की झुर्रियां आज कुछ ज्यादा ही गहरी लग रही थीं। उनके भावहीन चेहरों के भीतर छुपे भाव शायद वो आज पढ़ पा रही थी। फिर राहुल ने कहा, अंजना, सब सामान ले आई ना तुम? अंजना बोली, नहीं, वो बस 1-2 बैग पड़े हैं, मैं अभी लेकर आती हूँ। कहकर वो वापस अंदर आई, लेकिन डायरी में आगे क्या लिखा है जानने की जिज्ञासा ने उसे फिर से डायरी उठाने पर मजबूर कर दिया। आगे लिखा था, यूं तो बहू मुझे रसोई में जाने नहीं देती थी, लेकिन पानी मांगने पर भी कोई पानी देने नहीं आता था, तो मैं ही रसोई में जाकर पानी ले आती थी। फलों और मिठाइयों से फ्रिज भरा पड़ा रहता था, लेकिन मजाल है कि बहू हम तक कुछ पहुंचने दे। यहाँ तक कि नौकर भी छुप छुप कर खा जाता था, लेकिन हमें तरसा कर रखा जाता था। हाँ, शाम को नौकर आकर दूध का गिलास जरूर देकर जाता था, लेकिन उस दूध में भी आधे से ज्यादा पानी मिला होता था। देखकर ही दूध पीने की इच्छा खत्म हो जाती। एक मेरी बहू अंजना, जो सौंफ इलायची डालकर इतना स्वादिष्ट दूध लेकर आती थी हमारे लिए, और कहाँ ये पतला पानी जैसा दूध। भूख ना भी होती थी तो अंजना बहू जबरदस्ती रोटी देकर जाती। खाना खाएंगे तभी तो दवा खा पाएंगे। उसकी प्यार भरी बातें सुनकर ही भूख लगने लगती थी। खाना खाने के बाद फल काट कर देना, कभी भूली थी क्या वो? और यहाँ फल फ्रिज में पड़े भले ही सड़ जाए या बाहर का नौकर खा जाए, लेकिन मजाल है घर बैठे सास ससुर के मुंह लगने थे छोटी बहू। एक दिन दवाइयाँ खत्म हो गई थीं। मैंने सोनिया को कई बार आवाज़ दी, मेरी दवा मंगवा दो, लेकिन वो नहीं आई। आखिरकार मैंने पोते को बुलाया। बेटा, मम्मी घर पर नहीं है क्या? मैंने पूछा। मासूम बच्चे ने जो जवाब दिया मेरे दिल में खंजर की तरह उतर गया। दादी, मम्मी कहती है कि आप और दादू सारा दिन उनका सिर खपा देते हैं। वो अभी अपने कमरे में हैं, लेकिन कह रही हैं कि आपकी बातें सुन सुनकर थक गई हैं। मासूमियत से उसने सब बता दिया। फिर बोला, आप क्यों इतना तंग करते हो मेरे मम्मी पापा को?
सुनकर जैसा मेरा कलेजा कई टुकड़ों में बट गया। हैरान रह गए हम दोनों और फटी आंखों से एक दूसरे को देखते ही रह गए। उस छोटे से बच्चे को भी इतना कुछ सिखा दिया उन लोगों ने। वो तो अपनी बात कहकर निकल गया। इधर राहुल के पिताजी मुझसे बोले, वो तो बच्चा है उमा, अपनी माँ से जो सुनेगा तोते की तरह बोल देगा। और वैसे भी हमारा अपना बेटा ही जब हमारी सेवा को बोझ समझे, हमसे पीछा छुड़ाने का सोचे, हमसे दूर भागे, तो फिर उसकी पत्नी को क्या परवाह होगी हमारी। अब मैंने भी मन ही मन ठान लिया कि अब और नहीं। राहुल का फोन अक्सर आता रहता था हालचाल पूछने के लिए, लेकिन मैंने उसे कभी नहीं बताया था कि हम यहाँ कितनी परेशानी में हैं। मन नहीं चाहता था कि उसे परेशान करें, पर अब मेरा सब्र टूट चुका था। मैंने सोच लिया अगली बार राहुल का फ़ोन आएगा तो मैं उससे कहूँगी कि हमें यहाँ से ले जाए। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर यकीन करना मुश्किल हो गया। सुबह सुबह सोनिया खुद हमारे कमरे में आई। उसके हाथ में दूध का गिलास था। लीजिए बाबूजी, दूध पी लीजिए, उसने कहा। मैंने गिलास की ओर देखा और मेरी आंखें हैरानी से फैल गईं। दूध पर मलाई थी, गाढ़ा, साफ, बिना पानी मिला हुआ। इतने दिन बाद ऐसा दूध देखकर मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोनिया गिलास रखकर चली गई। मैं और राहुल के बाबूजी चुप थे। तभी बाहर पोतों की आवाज आई। वे दोनों खेल रहे थे। खेलते खेलते बड़ी ने छोटे से कहा, अरे आज मम्मी ने संजू काका को खूब डांटा। क्यों डांटा? छोटे ने हैरानी से पूछा। अरे वो रसोई का दरवाजा खुला छोड़ गए थे, बिल्ली अंदर घुस आई थी। सच्ची? छोटे ने आंखें फैलाकर कहा। हाँ, बड़ा हंसते हुए बोला। अच्छा हुआ, वरना हमें वो दूध पीना पड़ता। बिल्ली ने तो सारा दूध झूठा कर दिया। अरे फिर तो मजा आ गया। छोटा भी चहक उठा। दोनों एक दूसरे को ताली मारने लगे और उनकी हंसी कमरे तक गूंज रही थी। मुझे समझते देर न लगी कि आज ये मेहरबानी क्यों। वो दूध जो बिल्ली ने झूठा कर दिया था, वो हमें परोसा गया था। मेरे मन में घृणा और दुख का तूफान उठा। ये इज्जत थी हमारी कि हमें जानवरों का झूठा दूध दे दिया जाए। उसी समय मैंने सोनिया को आवाज दी। राहुल के बाबूजी मुझे मना कर रहे थे। उमा, रहने दे, बस 2-4 दिन की बात है। राहुल का फोन आएगा और हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या जरूरत है अब कुछ कहने की? लेकिन मेरे लिए ये बर्दाश्त की हद से बाहर था। मेरा मन चीख रहा था। ये सिर्फ दूध की बात नहीं थी, ये उस तिरस्कार की बात थी जो हम हर पल झेल रहे थे। मैंने फिर से आवाज दी, सोनिया, सोनिया बहू। वो अपने कमरे में जाकर बैठी ही थी कि मेरी आवाज सुनकर वो तमतमाती हुई बाहर निकली। क्या है? उसकी आवाज में खींच थी, जैसे मैंने कोई गुनाह कर दिया हो। क्यों सारा दिन मेरे नाम की माला जपते रहते हैं आप? आपको कोई काम नहीं है, लेकिन मुझे तो है। मैं हैरान थी। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। उसका लहजा मेरे दिल को और चुभ गया, लेकिन मैंने अपने गुस्से को पी लिया। सीधे सीधे कोई इल्जाम लगाने की बजाय मैंने शांति से कहा, बेटी, आज हमारा दूध पीने का मन नहीं है। ये दूध का गिलास तुम बच्चों को दे दो। मेरी बात सुनकर सोनिया का चेहरा एक पल को सख्त हो गया। शायद उसे अंदाजा था कि मुझे कुछ पता चल गया है, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सोनिया गुस्से से बोली, नहीं, बच्चे नहीं पिएंगे ये दूध। अभी उनका दूध पीने का टाइम नहीं हुआ। मैंने उसकी आंखों में देखा। उसका गुस्सा मुझे और भड़का रहा था। अरे तो क्या हुआ, बढ़ता शरीर है, दूध तो फायदा ही देगा। और फिर मैंने बाहर खेल रहे पोतों को आवाज दी, अरे बेटा इधर आओ। दोनों बच्चे दौड़ते हुए कमरे में आए। उनकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। मैंने बड़े पोते की ओर गिलास बढ़ाया। ये लो बेटा, दूध पी लो, तुम्हारी दादी का आज पीने का मन नहीं है। मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सोनिया ने अंगारे जैसी आंखों से मेरी ओर देखा। मैंने कहा ना, बच्चे नहीं पिएंगे ये दूध। उसकी आवाज में अब खींच के साथ साथ एक अजीब सा डर था। मैंने उसकी आंखों में झांका और धीरे से कहा, क्यों? क्योंकि ये बिल्ली का झूठा दूध है, इसलिए ना?
सोनिया सकपका गई। उसके चेहरे से जैसे रंग उड़ गया। नहीं तो, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखें उसके झूठ को बयां कर रही थीं। तो फिर पीने दो बच्चों को ये दूध, मैंने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा। मेरी बात सुनकर सोनिया का चेहरा लाल हो गया। वो एकदम से मेरी ओर बढ़ी और पूरी ताकत के साथ मेरे हाथ से गिलास छीन लिया। अगले ही पल उसने गिलास जमीन पर दे मारा। कमरे में दूध बिखर गया और कांच के टुकड़े फर्श पर फैल गए। बच्चे डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन सोनिया यहीं नहीं रुकी। उसने मुझे जो खरी खोटी सुनाई वो मेरे दिल को चीर गई। आपको शर्म नहीं आती? सारा दिन बस यही ड्रामे करती रहती हैं, हमें चैन से जीने नहीं देती। मेरे घर में मुझ पर ही रौब जमाती हैं, मेरा अपमान करती हैं। अब देखो मैं क्या करती हूँ। मैं स्तब्ध थी। उसका हर शब्द मेरे मन को छलनी कर रहा था। वो पैर पटकती हुई कमरे से बाहर निकल गई। उसका चेहरा गुस्से से लाल था। बच्चे अब भी वहीं चुपचाप खड़े थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक उठे तूफान की आहट से वे डरे हुए थे। राहुल के बाबूजी अपनी भीगी आंखें छुपा रहे थे। कमरे में जाकर सोनिया ने शायद सुनील को फोन कर दिया। कुछ ही देर में वो घर पहुंच गया। उसकी भारी आवाज गलियारे में गूंजी। क्या हो गया अब? हम दोनों कमरे में चुप बैठे थे। सुनील अपने कमरे में गया और काफी देर तक सोनिया और वो बात करते रहे। उनकी आवाजें दीवारों से टकराकर मध्यम सी गूंज बन रही थीं। मैं कुछ सुन नहीं पाई, लेकिन मेरा मन जानता था कि सोनिया अपनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही होगी। फिर भी मुझे यकीन था कि जब मैं सुनील को सच बताऊंगी तो वो हमें ही सही ठहराएगा। आखिर हम उसके माँ बाप हैं, हमारा इतना तिरस्कार वो कैसे बर्दाश्त करेगा? कुछ देर बाद सुनील दरवाजा खटखटाए बिना भीतर चला आया। पीछे पीछे सोनिया भी थी, चेहरे पर वैसी ही रूखी नाराजगी। मैंने देखा और कहा, बेटा तुझे पता है आज सोनिया ने हमारे साथ क्या किया? वो दूध। लेकिन मेरी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी। सुनील बीच में ही आग की तरह फट पड़ा। सब पता है मुझे, उसने क्या कहा, क्या किया और आप क्या करती रहती हैं सारा दिन। थोड़ी तो शर्म होनी चाहिए माँ। आस पास में हमारी इज्जत है, लोग क्या कहेंगे जब आपको चीखते चिल्लाते सुनेंगे? ये झगड़ा सुन लेंगे तो हमारी रेपुटेशन का क्या होगा? उसने जो कहा वो शब्द नहीं थे, छुरियां थीं। उसके शब्द मेरे कानों में गूंजे और फिर जैसे सब कुछ ठहर गया। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। ये वही बेटा था जिसके लिए मैंने रात रात जागकर दुआएं मांगी थी, जिसकी उच्च शिक्षा के लिए हमने अपनी जमीन तक बेच दी थी, अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी थी, केवल इसलिए कि वो सेटल हो जाए। लेकिन उसने, मैं दुआ कर रही थी कि किसी तरह जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब अपनी ही औलाद अपनी ना रही तो और किसी को कैसे दोष दे सकती थी? मुझे याद नहीं उसने क्या क्या कहा, क्या क्या सुनाया। उसकी आवाज मेरे कानों में गूंजती रही, लेकिन शब्द धुंधले हो गए। मेरी सांसें उखड़ने लगीं और आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। जाने कब तक मैं बुत बनी बैठी रही। जब होश संभाला तो राहुल के बाबूजी मुझे सहारा दे रहे थे। उनकी आंखें नम थीं, लेकिन वो चुप थे। शायद वो भी मेरी तरह टूट चुके थे। अगली सुबह सब कुछ पहले जैसा शांत था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई तूफान आकर गुजर गया हो। राहुल के बाबूजी ने सुनील को आवाज दी और कहा, बेटा हमें वापस वहीं छोड़ दो, राहुल के पास, हमारे अपने घर, हमारा मन वहीं लगता है। सुनील ने धीरे से कहा, ठीक है, जैसे किसी जिम्मेदारी से छुटकारा मिला हो। पीछे से सोनिया भी सुन रही थी। उसके चेहरे पर राहत छा गई, जैसे किसी भारी बोझ से मुक्ति मिल गई हो। वो पहली और आखिरी बार था जब हम उस घर में गए थे, और सच कहूं उसके बाद कभी इच्छा नहीं हुई वहां वापस जाने की। और भगवान से प्रार्थना है कि दोबारा वहां जाने की नौबत कभी ना आए। राहुल और अंजना को हमने इस बारे में कुछ नहीं बताया।
अगर उन्हें पता चलता कि उनके छोटे भाई ने हमारे साथ क्या किया तो उन्हें कितना दुख होता। इसलिए हमने अपने दुख को अपने मन में दफन कर लिया। मैंने सोचा अगर दुख हल्का ही करना है तो मेरी डायरी ही सही। मेरी ये कलम सब कुछ कह देती है। ये पन्ने मेरा सारा दर्द सुन लेते हैं और जवाब में कभी कुछ नहीं कहते। अंजना की उंगलियां कांप रही थीं। डायरी का वो पन्ना जो अब तक उसने पढ़ा था पूरी तरह भीग चुका था उसके आंसुओं से। स्याही कुछ जगहों पर फैली हुई थी। उसने गहरी सांस ली और अगले पन्ने पलटने लगी। 3 दिन पहले की तारीख थी। आज मैंने अपनी बहू अंजना के मुंह से कुछ ऐसा सुना जिसे सुनकर मेरी आत्मा तक कांप गई। वो हमें यहाँ से भेजने की बात कर रही थी। मैं जानती हूँ ये उसका गुस्सा नहीं था, ये उसकी मजबूरी थी जो शब्दों की शक्ल लेकर बाहर निकल आई। लेकिन उस एक पल ने मुझे भीतर से तोड़ दिया। आज राहुल ने भी बातों में कह दिया, माँ अब आप लोग सुनील के पास चले जाइए। और मैं समझ गई कि फैसला हो चुका है। मैं नहीं जानती कि हम वहाँ सोनिया और सुनील की बेरुखी को, सोनिया की तीखी बातों को और उस उपेक्षा को कैसे सहन करेंगे। लेकिन जो भगवान को मंजूर। राहुल और अंजना की भी अपनी मजबूरियां हैं। मेरा राहुल कितना प्यारा बच्चा है। अपनी हर परेशानी को वो खुद अपने कंधों पर ले लेता है, लेकिन किसी और को तकलीफ नहीं होने देता। और मेरी अंजना, ऐसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। न जाने कौन से पुण्य किए थे पिछले जन्म में जो अंजना हमारी बहू बनकर आई। जानती हूँ उसकी जिंदगी आसान नहीं है। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, हमारी दवाइयाँ, डॉक्टर की फीस का खर्च और पूरा घर वो सब अकेले संभालती है। कभी कभी सारी परेशानियों से उसका मन भारी हो जाता है, लेकिन वो फिर भी हमें प्यार देती है। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरे राहुल और अंजना, मेरी परी, मेरा गुड्डू सब खुश रहें, हंसते रहें हमेशा हमेशा। अगर हमारे जाने से उनका बोझ हल्का होगा तो हम चले जाएंगे। बस इतना चाहती हूँ कि भगवान मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखें, उन्हें सारी परेशानियों से उबार दें। एक माँ का आशीर्वाद है। अंजना की सांसें जैसे रुक गई थीं। उसका गला भरा हुआ था। वो कुर्सी पर बैठ गई, हाथों से चेहरा ढक लिया। उसके भीतर सवाल गूंजने लगे। क्या अपने सुख के लिए माँ बाप का त्याग सही है? क्या वो सच में बोझ बन गए हैं या हम ही संवेदनहीन हो गए हैं? हाँ, उनके इलाज का खर्चा भारी था। हाँ, कभी कभी बच्चों के लिए बहुत कुछ चाहकर भी नहीं कर पाती थी, लेकिन उनकी सेवा करके जो आशीर्वाद मिलता था, उस आशीर्वाद से जो सुकून मेरे दिल को मिलता था, क्या उस सुकून का कोई मूल्य हो सकता है? उधर बाहर आंगन में खड़े गुड्डू और परी चुप थे। ना मुस्कान थी, ना शरारत, सिर्फ एक गहरी निगाह थी जो दादा दादी के उस चेहरे को पढ़ रही थी, जिसमें लाचारी, थकान और मौन की तकलीफ उतर आई थी। टैक्सी बाहर खड़ी थी, सामान रखा जा चुका था। राहुल बाहर निकल गया था। अंजना को आवाज दी, अंजना आ जाओ, टैक्सी आ गई है। उमा जी और बाबूलाल जी ने खड़े होकर बेचैन नजर से अपने घर की ओर निहारा, जहां उन्होंने पूरी जिंदगी बिताई थी। तभी कमरे से बाहर आई अंजना, भीगे चेहरे के साथ। कुछ पल दरवाजे पर ही खड़ी रही, फिर आवाज दी, माँ। उमा देवी रुआसी आवाज में बोली, आजा बेटी, तेरा ही इंतजार कर रही थी। कहते हुए उन्होंने अपना हाथ आशीर्वाद देने के लिए आगे बढ़ाया, लेकिन अंजना दौड़ी दौड़ी आई और भरी आंखों के साथ अपनी सासू माँ को अपनी बाहों में भर लिया। फूट फूट कर रो पड़ी वो। मन के भीतर की गांठ खुल चुकी थी। जो कुछ महीनों से दिल में गुस्से और बोझ के नाम पर जमा हो रहा था, वो अब आंसुओं के साथ बह रहा था। आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे हमारे साथ। ये सुनकर सब लोग हैरान रह गए। वे अंजना को जोर जोर से रोते हुए देख हैरान थे। राहुल ने चौंक कर पूछा, अंजना तुम रो क्यों रही हो? आखिर हो क्या गया?
और अब टैक्सी भी आ गई है। अंजना अपने सास ससुर का हाथ थामते हुए हिचकियां लेते हुए बोली, मैंने कहा ना, मैं इन्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। पैसों की तंगी है तो मैं घर पर सिलाई का काम शुरू कर दूंगी, लेकिन इनका साथ नहीं छोड़ूंगी। आप लोग अंदर चलिए। गुड्डू परी, सारा सामान वापस लेकर अंदर आओ। ये बातें सुनकर जहां राहुल का मन प्रसन्न हो गया तो दोनों बच्चे भी खुशी से चहक उठे। फिर दादा दादी की ओर दौड़े और लिपट गए। इधर उमा देवी और बाबूलाल जी की आंखों से भी सावन के बादल बरस रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि अंजना के हृदय परिवर्तन का कारण क्या था, लेकिन इतना जरूर समझ पा रहे थे कि कुछ न कुछ तो जरूर हुआ है। राहुल कुछ कहने ही वाला था कि उसका फोन बजा। वो चुपचाप उठा। फोन सुनते ही उसकी सांसें अटक गईं। अंजना और बाकी सब उसकी ओर देखने लगे। क्या हुआ पापा, आप ठीक तो है ना? राहुल कुछ पल चुप रहा, फिर बैठ गया। मेरा प्रमोशन हो गया है। उसने फटी फटी आंखों से अंजना की ओर देखा। अगले महीने से मेरी सैलरी डबल हो जाएगी। परी चिल्लाई, सच में पापा, आपका प्रमोशन? गुड्डू कूद पड़ा। अब दादू का ऑपरेशन भी हो जाएगा, दादी की दवा भी और हमारी कोचिंग क्लास की फीस भी। दोनों बच्चे खुशी से नाचने लगे। कांपते हाथों से अंजना ने सास ससुर के पांव छुए। माँ, बाबूजी, ये सब आपके आशीर्वाद का ही तो फल है। आप ही तो हमारी ताकत हैं। आपके बिना ये घर कहाँ रह जाता। बाबूलाल जी ने कांपती हथेलियों से बहू का सिर सहलाया और उमा देवी ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। अंजना, राहुल, बच्चे सब एक साथ लिपट गए। सारी शिकायतें, सारे दुख, सारे बोझ उस एक आलिंगन में कहीं पीछे छूट गए। अंजना का माता पिता को अपने पास रखने का फैसला और पूरे परिवार का एक साथ लिपट जाना ये सिखाता है कि परिवार की एकता और प्यार किसी भी आर्थिक या सामाजिक दबाव से बड़ा होता है। परिवार में प्यार, सम्मान और आपसी समझ ही वो नींव है जो हर मुश्किल को आसान बना सकती है। बुजुर्गों की सेवा और उनके प्रति संवेदनशीलता न केवल नैतिक कर्तव्य है, बल्कि ये परिवार को एकजुट और खुशहाल रखने का आधार भी है। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।